चंद्रयान 2 के रोवर ने अभी कुछ ऐसे एरिया सिलेक्ट किए हैं जहां पर इसरो अपना नया लैंडर भेज सकता है। रशिया की व्लादिवोस्तोक के साथ अभी चेन्नई पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए भारत और रशिया के बीच बातचीत किया जा रहा है। गवर्नमेंट के मुताबिक अभी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास DRDO के द्वारा बनाए जा रहे नए टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्व करने की क्षमता नहीं है। साउथ चाइना सी में अभी चाइना की तरफ से वुडी आइलैंड में बॉम्बर्स को तैनात कर दिया गया है, जिसको सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड रीजन कहा जाता है। और भारत की तरफ से 2023 के बाद एक सुपर SSBN को बनाया जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हमारी न्यूक्लियर सबमरीन को लेके है। आप सबको याद होगा हमारी दूसरी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत को 2017 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद पिछले 3 सालों से इसकी सी ट्रायल किए जा रहे थे, लेकिन अभी आई कुछ अपडेट के मुताबिक INS अरिहंत को फाइनली इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया है। इसके लिए कोई भी बहुत बड़ा इंडक्शन प्रोग्राम वहां पर आयोजित नहीं किया गया था और बहुत ही लिमिटेड नंबर के ऑफिसर की मौजूदगी में इसको नेवी में शामिल किया गया था, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में इसको फॉर्मली इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जाएगा। अब INS अरिहंत की बात करें तो ये भारत का टॉप सीक्रेट सबमरीन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिस वजह से इसकी एक भी रियल इमेज अभी तक सामने नहीं आया है। सैटेलाइट इमेज से पता लगा है कि INS अरिहंत जहां पर रखा गया था उसके करीब एक और सबमरीन था, लेकिन इसकी इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से कुछ सही से पता नहीं लग पा रहा था। पर अभी वहां पर कोई भी सबमरीन मौजूद नहीं है, जिस वजह से ये संदेह किया जा रहा है कि शायद अभी INS अरिहंत को डीप सी में भेज दिया गया है या फिर इसको कॉम्बैट मिशन में डिप्लॉय किया गया है। INS अरिहंत के बारे में नेवी की तरफ से कोई भी डाटा नहीं दिया जा रहा है, ना ही इसकी साइज और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ कहा जा रहा है। पहले बताया गया था कि INS अरिहंत की साइज की होने वाली है, लेकिन अभी सुनने को मिल रहा है कि ये अरिहंत के मुकाबले काफी एडवांस होने वाली है और साथ ही साइज के मामले में भी INS अरिहंत से बड़ा होने वाला है। और इसके पीछे खास कारण ये भी हो सकता है कि हमारी न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, जिस वजह से ये भले ही एक ही सीरीज के सबमरीन है, लेकिन इनके बीच जो 2 से 3 साल या फिर 5 साल का गैप रहता है, इसमें नए नए सिस्टम ऐड कर दिए जाते हैं, जिस वजह से नया वेसल अपने सिस्टर वेसल के मुकाबले ज्यादा बेहतर हो पाता है। 2022 के अंत तक या 2021 की शुरुआत में ही विशाखापट्टनम में S4 सबमरीन को भी लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद 2021 से ही S4 स्टार क्लास की सबमरीन को बनाना शुरू कर दिया जाएगा और इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ये साइज के मामले में INS अरिहंत से लगभग 1000 टन ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाली होने वाली है और यह INS अरिहंत के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा मिसाइल को कैरी कर सकता है। इसके अलावा भारत अभी अपनी खुद की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को भी बना रही है, जिस पर 2017 से काम किया जा रहा है और ये सबमरीन करीब 6000 टन तक के होने वाले और इसमें सेम न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको अभी INS अरिहंत में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद भारत S5 क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को भी बनाने वाली है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट 13000 टन तक होने वाली है और ये भारत का पहला सुपर सबमरीन होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अभी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की कमी होने की वजह से अरिहंत क्लास के वेसल की कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को पहले बनाया जा सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि भारत की तरफ से रिसेंटली चंद्रयान 2 मिशन का 1 साल पूरा कर लिया गया है। इसी अवसर पर इसरो के चीफ ने ये बताया था कि अभी भी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में इतना फ्यूल बाकी है कि वो आराम से 7 साल और चांद के चक्कर लगा सकता है। इसी बीच पिछले 1 सालों में हमारे ऑर्बिटर की तरफ से चांद के काफी सारे इमेजेस लिए गए हैं और हमारा ऑर्बिटर अभी तक चांद की लगभग 220 चक्कर लगा चुका है, जिस दौरान इसने चांद के लगभग 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को कवर किया है। इसी बीच ऑर्बिटर में मौजूद टेरेन मैपिंग कैमरा की मदद से चांद की सतह की जांच किया गया था और अभी ये पता लगा है कि चांद की सतह के ठीक नीचे पानी मौजूद है और इसरो का जो नेक्स्ट लूनार मिशन होने वाला है उसकी लैंडिंग साइट उन्हीं जगहों में से किसी एक जगह में होने वाली है जहां पर अभी पानी मौजूद होने का संकेत मिल रहा है। अभी तक ऑर्बिटर की तरफ से इसरो को काफी सारा डाटा भेजा गया है, लेकिन ये सीक्रेट रखा जा रहा है कि कितना डाटा अभी भेजा गया है। लेकिन इसरो का कहना है कि ऑर्बिटर में मौजूद 8 के 8 पेलोड अभी सही तरीके से काम कर रहे हैं और अभी चांद की 22 हाई रिजोल्यूशन इमेज को ऑर्बिटर की तरफ से इसरो को भेजा गया है।
इसमें करीब 1056 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया मौजूद है और इसरो का कहना है कि इन हाई रिजोल्यूशन इमेज की मदद से हमें चांद की सतह के बारे में काफी जानकारी मिल रही है और हमारी नेक्स्ट चंद्रयान मिशन के लिए परफेक्ट लैंडिंग साइट को ढूंढने के लिए हमें काफी मदद करने वाला है। इसी बीच इसरो को चांद की सदर्न पार्ट में क्रेटर भी मिला है और इसरो का कहना है कि यह लगभग 1.1 बिलियन साल पुराना है और इसके अंदर पानी मौजूद होने के संकेत भी मिल रहे हैं। अगला अपडेट भारत और रशिया को लेके है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भारत अभी रशिया को इंडो पैसिफिक रीजन में शामिल करना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। पर अभी इसी की तरफ आगे बढ़ते हुए भारत और रशिया के बीच एक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को सेटअप करने का फैसला किया गया है। इसमें भारत और रशिया जॉइंटली एक सिविलियन से बिल्डिंग इंडस्ट्री को सेटअप करने वाले हैं, साथ ही शिप्स की रिपेयर और मेंटेनेंस फैसिलिटी को भी बनाने वाले हैं। ये भारत की चेन्नई पोर्ट को रशिया के व्लादिवोस्तोक के साथ कनेक्ट करने वाली है। इसके बारे में अभी रशिया में मौजूद इंडियन एम्बेसी की तरफ से ट्वीट करके बताया गया था। इसके अलावा अभी मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग को भी कनेक्ट करने की प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि इसके लिए पहले ईरान और अजरबैजान होते हुए रशिया के साथ लिंक करना पड़ेगा। लेकिन चेन्नई से व्लादिवोस्तोक के लिए एक डायरेक्ट सी लिंक को एस्टेब्लिश किया जा सकता है और ये दोनों के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि रशिया अभी इंडियन ओशन रीजन में अपना पैर जमाना चाहता है। ठीक वैसे ही भारत भी अपनी आर्कटिस्ट पॉलिसी के अंदर ईस्ट एशिया में पैर जमाना चाहता है, लेकिन रशिया के साथ ये डील होने के बाद भारत ईस्ट रशिया में भी अपना पैर जमा सकता है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन का वक्त भी काफी हद तक रिड्यूस होने वाली है क्योंकि यूरोप से होते हुए अगर भारत की तरफ से ईस्ट रशिया में कोई भी आइटम भेजा जाता है या फिर रशिया से कुछ भारत के लिए भेजा जाता है तो उसके लिए लगभग 40 दिन लग जाते हैं, लेकिन अब ये बस 24 दिन के अंदर ही डिलीवर हो सकता है। रशिया की इस साइड की बात करें तो ये हर तरह के मिनरल से भरा हुआ है, जिसमें नेचुरल गैस, पेट्रोलियम जैसे और भी कई तरह के खनिज मौजूद हैं। और एक बार भारत ईस्ट रशिया में अपना पैर जमा लेता है तो हम आर्कटिक ओशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से भरा हुआ है। इसके लिए पहले ही रशिया के साथ भारत एक एनर्जी पैक्ट को साइन कर चुकी है, लेकिन व्लादिवोस्तोक के साथ चेन्नई पोर्ट को डायरेक्टली कनेक्ट करने के बाद हम काफी इजीली आर्कटिक ओशन को एक्सप्लोर कर पाएंगे और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन इस बात को लेकर चाइना काफी तकलीफ में जरूर होने वाला है क्योंकि व्लादिवोस्तोक को कुछ दिन पहले चाइना की तरफ से अपना बताया जा रहा था। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। आज पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर में हुई फायरिंग एक्सचेंज के दौरान 5 घुसपैठिए मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब बॉर्डर की खेमकरण के पास बीएसएफ की पेट्रोल टीम को 4 से 5 घुसपैठिए बॉर्डर में घुसपैठ करते हुए नजर आए थे और सबसे पहले बीएसएफ की तरफ से तो उनको वार्निंग दिया गया था और सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन लोगों ने सबसे पहले बीएसएफ के जवानों के ऊपर फायर करना चालू कर दिया था। इसके बाद बीएसएफ की तरफ से भी फायरिंग की गई थी और इसमें 5 के 5 घुसपैठिए मारे गए थे। बीएसएफ की स्टेटमेंट के मुताबिक कल रात को उनको ये इनपुट मिला था कि कुछ संदेहजनक गतिविधियां अभी बॉर्डर के आसपास होने वाली थी, जिस वजह से वो रात भर हाई अलर्ट को मेंटेन कर रहे थे। इसके बाद सुबह के करीब 4:45 के आसपास बीएसएफ और घुसपैठियों का आमना सामना हुआ था और उनको ऊपर पहुंचाने के बाद उनके पास से बीएसएफ को AK-47, 2 मैगजीन, 27 राउंड की लाइव बुलेट, 4 बरेटा पिस्टल और इनके साथ 7 मैगजीन और 109 राउंड की लाइव बुलेट को बरामद किया गया था। यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये जो 109 राउंड बरामद किए गए थे ये 9mm पिस्टल राउंड थे और 27 AK-47 के राउंड बरामद किए गए थे। वैसे इनके पास काफी सारा माल था और हथियारों के अलावा इनके पास से लगभग 9 kg 920 ग्राम के आसपास हेरोइन को भी बरामद किया गया था। अगला अपडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से अभी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ओवरहॉल करने का प्लान किया गया है। पहले भी आप सभी ने सुना होगा गवर्नमेंट अभी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करना चाहती थी। इसके पीछे जो मेन कारण बताए जाते हैं वो ये है कि अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और हमारे DRDO के बीच एक टेक्निकल गैप बन चुकी है, यानी कि DRDO की तरफ से अभी जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है उसे सही तरीके से हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है या फिर यूं कहें कि वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से हमारी मिलिट्री की तरफ से कई बार कंप्लेन किया जाता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से उनको जो इक्विपमेंट सप्लाई किए जाते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है या फिर वो फॉल्टी होते हैं। इसी वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी हमारी सभी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को ओवरऑल करने के लिए कंप्लीट रोड मैप को तैयार किया जा रहा है और इसके बारे में अगले हफ्ते तक एक डिटेल प्रेजेंटेशन हमको दिया जा सकता है। इसके लिए 2-6 महीने का स्लॉट बनाया गया है और इसमें पहले 6 महीने के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को किस किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा इसके बारे में एक डिटेल प्लान को बनाया जाएगा और फिर बाकी 6 महीनों के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को अभी सरकार की तरफ से प्राइवेटाइज करने का प्लान किया जा रहा है। और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिफाई भी किया गया कि सिर्फ अभी इनको मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बूस्ट होने के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर बन सकेगी। अगला अपडेट चाइना को लेके, और चाइना से जुड़े हुए कई अपडेट के बारे में हम यहाँ पर एक ही अपडेट के अंदर बात करने वाले हैं, क्योंकि चाइना के अभी सिर्फ भारत के साथ नहीं बल्कि अभी कई देशों के साथ मतभेद चल रहे हैं। लद्दाख में तो चीन के साथ भारत का फेसअप पहले से ही चल रहा है, लेकिन आज वियतनाम की तरफ से बताया गया कि चाइना अभी साउथ चाइना सी में मौजूद डिस्प्यूटेड आइलैंड में अपनी फाइटर जेट के साथ साथ H-6 बॉम्बर को भी तैनात करना शुरू कर चुकी है। इसके बारे में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ बातचीत करते हुए इंडिया के लिए अपॉइंट किए गए वियतनाम के एम्बेसडर फाम साम चाउ ने बताया है कि चाइना अभी वुडी आइलैंड में अपने H-6 बॉम्बर को डिप्लॉय कर रहा है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड रीजन है। और इसी बात को लेकर तनाव काफी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि वियतनाम अभी भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को बनाना चाहता है और वो भारत के साथ साउथ चाइना सी में ऑयल और नेचुरल गैसेस को लेकर भी जॉइंट एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। अब अगर भारत वहां पर इन्वेस्ट करेगा तो चाइना को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होने वाली है। बदले में वो इसको वियतनाम को भी नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि चाइना के मुताबिक पूरी साउथ चाइना सी चाइना का है। वहीं पर ताइवान और चाइना की बात करें तो इन दोनों के बीच अभी तनाव इस हद तक बढ़ चुका है कि किसी भी वक्त इनके बीच जंग जैसे हालात हो सकते हैं। और अभी चाइना ताइवान के साइड में सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ साथ काफी हेवी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।